मैं ये एडवाइस करूँगा अगर आप सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल वाले हैं तो इस डॉग को आप कंसिडर ना करें। बाकी इसका वेरिएशन है फॉन जो कि वाइमेरानर से मेल खाता है। वो थोड़ा-सा एक्चुअली एक जेनेटिक मेकअप में डिफ़रेंस है, उसकी वजह से इसे फॉन कलर मिलता है। इसे इसाबेला भी कहा जाता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज स्पेसिफ़िक डॉग सीरीज़ में मैं जो डॉग ले रहा हूँ बहुत ही कॉमनली नोन एंड बहुत ही फेमस डॉग है, वो है डोबरमैन, जिसे डोबरमैन पिंशर भी कहा जाता है। ये करीब 1890 में लुइस डोबरमैन नाम के एक टैक्स कलेक्टर थे। उन्होंने इस ब्रीड का इजाद किया था, काफ़ी सारी ब्रीड्स को मिक्स करके। जो इसकी बेस ब्रीड है वो है जर्मन पिंशर, फिर उसे रॉटविलर और दूसरे डॉग्स के साथ मिलाकर डोबरमैन का इजाद हुआ था। अब कई देशों में डोबरमैन पिंशर आज भी यूज़ होता है, जैसे अमेरिका, कनाडा में। लेकिन इंडिया और यूरोप में अब उसको सिर्फ डोबरमैन के नाम से जाना जाता है। मेरे ख्याल से सबसे फेमस ब्रीड्स में एक है। बहुत ही निडर, साहसी और उतना ही परिवार से प्यार करने वाला डॉग है। सिंगल कोट या शॉर्ट कोट में रहता है। पहले उसकी कान की क्रॉपिंग और पूँछ की डॉकिंग करते थे, जो कि अब कई देशों में इलीगल हो गया है। तो उसे अब उसकी पूँछ काटी नहीं जाती। ज़्यादातर वर्किंग ब्रीड्स में ये एक प्रथा थी कि हॉर्स कैरेज वगैरह में या किसी अटैक में उनकी पूँछ या स्पाइन को डैमेज ना हो, इसलिए उनकी पूँछ काट दी जाती थी। बाकी उसका कोई और सिग्निफिकेंस नहीं है, उससे कोई इंटेलिजेंस का लेना देना नहीं है। बहरहाल ये जो डॉग है वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, जो कैनाइन वर्ल्ड में इंटेलिजेंस के मापदंड हैं। कमांड्स बहुत जल्दी सीखता है, इसके स्टेमिना आउटस्टैंडिंग है और गार्डिंग टेंडेंसी एक्सेलेंट है, और टेम्परामेंट परिवार के साथ जैसे मैंने बताया बहुत अच्छा है। दूसरों को थोड़ा सस्पिशियसली देखता है, लेकिन अगर सही कमांड और सही सोशलाइजिंग की जाए तो काफ़ी टॉलरेबल बिहेवियर रखता है। ये ज़्यादातर आपको टैन ब्लैक या डार्क टैन में आते हैं, और एक इसका वेरिएशन है फॉन जो कि वाइमेरानर से मेल खाता है। वो थोड़ा-सा एक्चुअली एक जेनेटिक मेकअप में डिफ़रेंस है, उसकी वजह से इसे फॉन कलर मिलता है। इसे इसाबेला भी कहा जाता है। तो इसाबेला के साथ में थोड़ी-सी एक छोटा-सा आपको मैं ज्ञान दे दूँ कि इसाबेला के साथ थोड़ी-सी स्किन की इश्यू, हाई टेम्परेचर और अ, इनके जो कार्डियक इश्यूज़ हैं, उसका एक प्रॉब्लम देखा गया है। ज़्यादातर ये डॉग्स जो हैं हिप डिस्प्लेशिया जैसी प्रॉब्लम्स जो रनिंग से एसोसिएटेड हैं, उससे इनमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देखी जाती है। लेकिन हार्ट की इशू इन डॉग्स में ज़्यादातर देखी गई है। तो जब भी आप ये डॉग लें तो कोशिश करें कि अच्छी एक ब्लड लाइन से, नॉन ब्लड लाइन से आप उसे सेलेक्ट करें। बैकयार्ड ब्रीडर्स जो मिक्सिंग कर देते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग कर देते हैं, उनसे ज़रा बचिए। एक्सीलेंट डॉग है और एक्सीलेंट टेम्परामेंट है, और ही एक्सीलेंट मेंटेनेंस है उसका, क्योंकि ज़्यादा मेंटेनेंस लेता नहीं है। स्किन की इश्यूज़ इसमें थोड़ी-सी रहती हैं, क्योंकि जो एक्जिमा और स्किन के जो विकार होते हैं इनमें पाए जाते हैं, और हार्ट की इशू जो है मेन इसका एक ड्रॉबैक है। बाकी अगर आपको एक निडर, साहसी और बिल्कुल नो मेंटेनेंस वाला डॉग चाहिए तो डोबरमैन जैसा आपको डॉग दूसरा नहीं मिलेगा। आप में से जो लोग डोबरमैन पिंशर या डोबरमैन को एडॉप्ट करना चाहते हैं, घर पे लाना चाहते हैं, तो पहली बात आप समझ लीजिए कि ये हाई एनर्जी डॉग में आता है, मीडियम टू लार्ज कैटेगरी का डॉग है। तो इसकी जो एक्सरसाइज नीड्स हैं, मेंटल स्टिमुलेशन है और काम इसको देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास में कोई स्पेसिफिक रोल इसके लिए नहीं है, ज़्यादातर ये सिक्योरिटी और सेफ्टी या गार्डिंग के लिए इस्तेमाल होता है, तो मैं ये एडवाइस करूँगा अगर आप सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल वाले हैं तो इस डॉग को आप कंसिडर ना करें। बाकी अगर आपका एक्टिव लाइफ़स्टाइल है, आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट कंपेनियन रहेगा, क्योंकि ये फॉरएवर हैप्पी रहता है अपने ओनर के साथ में खेलने में, स्टिमुलेटिंग एक्सरसाइजेज़ करने में, शो एक्सरसाइजेज़ करने में।
तो और रनिंग में इसको भागने का बहुत शौक़ है। तो इस बात का आप ख्याल रखें कि ये फ्लैट्स के लिए ज़्यादातर मैं एडवाइस नहीं करूँगा, लेकिन अगर आपके पास एक्सेस है किसी बड़े पार्क का या ओपन रनिंग स्पेस का, तो ये डॉग आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों, जो लोग डॉग ब्रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं या डॉग ब्रीडिंग के बारे में क्यूरियस हैं, तो मैं आप लोगों के साथ एक शेयर करूंगा कि जर्मनी में काफ़ी काम हुआ है 19वीं सदी में, 20वीं सदी में। तो अगर आप ब्रीडिंग के बारे में सोच रहे हैं तो उसके पूरे बेसिक्स को, जेनेटिक्स की वेरिफिकेशन को, ब्लड लाइंस को समझने की कोशिश कीजिए। दूसरा, फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स को कैसे मिक्स किया जाए, ये सब ज्ञान होना ज़रूरी है। ट्रायल एंड एरर एक हद तक हर ब्रीडर करता है, लेकिन उसको बहुत ही रिस्पॉन्सिबली आपको करना है। तो जो लोग ब्रीडिंग में जाना चाहते हैं और ब्लड लाइंस डेवलप करना चाहते हैं, वो लोग प्लीज़ पहले पूरे जो ब्रीडिंग के मैकेनिज़्म है, उसकी हिस्ट्री है, उस और जर्मनी में जो इतना सारा काम हुआ है, उसको अगर आप स्टडी करें तो आपको काफ़ी क्लू मिलेंगे। मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे यही रहेगी कि प्लीज़ डिज़ाइनर ब्रीड्स मत तैयार कीजिए, क्योंकि एक तो उनकी मार्केटेबिलिटी नहीं होती है, दूसरा उनके टेम्परामेंट के बारे में कुछ भी ज्ञान या अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। तो ब्रीड स्टैंडर्डाइजेशन में अगर आप काम कर रहे हैं, तो ब्रीड की इंटीग्रिटी और सिस्टमैटिक ब्रीडिंग प्लान को समझे बगैर इस सब्जेक्ट में आप ट्राई ना करें।